नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेमन मैग्सेसे अवार्ड हुए घोषित। एशिया का नोबल है रेमन अवार्ड्स। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में हुआ था गठित। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गाइडलाइंस जारी करने को कही बात। इलीगल स्ट्रक्चर को खत्म करने पर नहीं है आपत्ति। और इब्राहिम रईसी की मौत का कारण थी जलवायु। ईरान की रिपोर्ट्स में किया गया साफ। मोसाद पर उंगलियां उठा रही थी मीडिया रिपोर्ट्स। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहे जाने वाले 66वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड घोषित हो चुके हैं। 2024 में अवार्ड भूटान के कर्मा फंटसो, जापान के एनिमेशन डायरेक्टर हयाओ मियाजाकी, थाईलैंड का रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ग्वेन थी नगोक फोंग और इंडोनेशिया की फाइजवा फरहान को दिया जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में 1957 में गठित किया गया था। ये अवार्ड उनकी जयंती पर 31 अगस्त को घोषित किए जाते हैं। ये एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 1958 से लेकर 2008 तक ये पुरस्कार 6 कैटेगरीज में दिया जाता था। साल 2009 में अवार्ड्स किसी फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं दिया जाता है, सिवाय एक कैटेगरी के, और ये है इमरजेंट लीडरशिप कैटेगरी। दरअसल साल 2000 में इसमें इमरजेंट लीडरशिप की एक कैटेगरी जोड़ी गई थी, जिसमें अभी तक अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए ग्रांट फोर्ड फाउंडेशन द्वारा मुहैया कराया जाता है। आपको बता दें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। विनोबा भावे को यह पुरस्कार साल 1958 में दिया गया था। पहली बार दिए जाने वाले अवार्ड्स की सूची में भारत में विनोबा भावे का नाम शामिल था। माना जाता है कि अवार्ड देने की घोषणा हुई तो विनोबा भावे ने बेहद विनम्रता से पुरस्कार को स्वीकार किया, लेकिन फिलीपींस जाकर सेरेमनी में शामिल होने में असमर्थता जाहिर की। वजह थी उनकी भूदान आंदोलन के लिए की जा रही पदयात्रा। भूमिहीन किसानों की समस्या को हल करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने इस आंदोलन को शुरू किया। इसे तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए विनोबा भावे चाहते थे कि भूमि का पुनर्वितरण केवल सरकारी कानूनों से न होकर एक आंदोलन के माध्यम से भी हो। उनकी इसी मंशा के चलते भूदान आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन को ब्लडलेस मूवमेंट यानी कि रक्तविहीन क्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। यह आंदोलन 13 सालों तक चला। इस दौरान विनोबा भावे ने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने कई राज्यों में पैदल यात्राएं की तथा जमींदार व भूस्वामियों से मिलकर जरूरत से अधिक भूमि को गरीब किसानों में बांटने की गुजारिश की। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की प्लेन क्रैश हादसे में मौत हो गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस हादसे में इजराइल की एजेंसी मोसाद का हाथ है। देखिए, इजराइल की खुफिया कमान देश के भीतर शिन बेट और देश के बाहर मोसाद नाम की एजेंसी संभालती है। इसके जासूस और एजेंट्स सीरिया, लेबनान से लेकर फिलिस्तीन चरमपंथी गुटों के भीतर तक फैले हुए हैं। लेकिन अब ईरान स्टेट मीडिया की तरफ से खबर आई है कि प्लेन क्रैश क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते हुआ था। ईरान के सुप्रीम बोर्ड ऑफ द जनरल स्टाफ्स ऑफ द आर्म फोर्सेस के मुताबिक इस हादसे के लिए जटिल जलवायु के कारक जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट से मिडिल ईस्ट में फिलहाल एक बड़ा खतरा टला है। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से विवाद है, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया था। ये ईरान की तरफ से पहली बार सीधा हमला था, वरना तो ईरान इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर का खेल जारी रखता है। ईरान के डायरेक्ट अटैक के बाद ही ईरान राष्ट्रपति की इस हादसे में मौत हो गई थी, इसलिए मिडिल ईस्ट पर संकट के बादल छाए हुए थे। एक बार ईरान के प्रॉक्सी वॉर को भी आइए समझ लेते हैं। प्रॉक्सी वॉर खेल के लिए ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है। हमास ईरान के इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास, हिजबुल्लाह और हौथी जैसे विद्रोही समूह शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है और ये अलग अलग देशों में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास फिलिस्तीन में, हिजबुल्लाह लेबनान में और हौथी यमन में बैठकर इजराइल को निशाना बनाते हैं। इन ग्रुप्स के जरिए होने वाले हमलों को ही प्रॉक्सी वॉर्स का नाम दिया जाता है।
यमन स्थित हौथी विद्रोहियों का समूह रेड सी में यूएसए और इजराइल के कॉमर्शियल शिप्स को निशाना बनाता है। ईरान पश्चिम एशिया में स्थित एक पर्वतीय देश है। इसके उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया और अजरबैजान स्थित हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर ही किज कलासी डैम बनाया गया है, जिसके उद्घाटन के लिए ही ईरान के राष्ट्रपति गए थे और लौटते वक्त उनकी मौत हो गई थी। ईरान की जलवायु काफ़ी परिवर्तनशील है। ईरान के उत्तर पश्चिम में भारी बर्फबारी के साथ तेज ठंड होती है। बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में हैवी फॉग के चलते ईरानी राष्ट्रपति के प्लेन क्रैश की घटना हुई थी। तुर्कमेनिस्तान इसके उत्तर पूर्व में स्थित है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूर्वी हिस्से में स्थित देश हैं। वहीं इराक और तुर्की से ईरान की पश्चिमी सीमा लगती है। जलीय सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, वहीं दक्षिण तरफ से ये देश पार्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से घिरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। मौका था नई दिल्ली में आयोजित हुई 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का। इस नए ध्वज में भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक है। नीले रंग के नए झंडे में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, अशोक चक्र और भारत का संविधान बना हुआ है। वहीं प्रतीक चिन्ह में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्य ततो जयः देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इस श्लोक का अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय होती है। ये श्लोक महाभारत से लिया गया है। बता दें कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक इकाई है। संविधान के अनुच्छेद 124 के मुताबिक भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। संविधान लागू होने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ किया गया। भारत के पहले चीफ जस्टिस H.J. कानिया थे। अब देखिए, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जजेस का प्रावधान होता था, यानी 7+1 का। फिर यह संसद पर छोड़ दिया गया कि संसद जजेस की संख्या में वृद्धि कर सकती है। समय समय पर संसद ने जजेस की संख्या में वृद्धि की भी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में CJI समेत 34 जजेस हैं, यानी 1 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 33 अन्य जजेस। ये संख्या सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जरिए बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर एक जरूरी टिप्पणी की है। कोर्ट के मुताबिक किसी संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जिस पर किसी अपराध का आरोप है। कोर्ट में गंभीर अपराधों के आरोपियों के घरों पर अधिकारियों द्वारा अक्सर की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही थी। कोर्ट ने कहा कि यदि व्यक्ति दोषी भी है तो भी संपत्ति को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ राज्यों में किसी व्यक्ति पर अपराध लगने के साथ ही उनके घरों को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया जा रहा था, और ये काम किसी गैर विधिक तरीके से नहीं बल्कि सरकार के ऑफिशियल्स द्वारा किया जा रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं मानती जब तक कि क्राइम प्रूफ ना हो जाए। ऐसे में तुरंत बुलडोजर जस्टिस की अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में फिट नहीं बैठती है। सुनने में तो ये त्वरित कार्रवाई जैसा लगता है, लेकिन यहाँ न्याय और कानून की प्रक्रिया में इतनी पेचीदगी हो, वहाँ ऐसे सिस्टम सही नहीं बैठते। इस मामले में कोर्ट ने एक और बात कही कि किसी धर्मपरायण पिता का पुत्र क्राइम कर सकता है और ऐसे ही किसी धर्मपरायण पुत्र का पिता क्राइम कर सकता है। दोनों के एक्शंस के लिए दोनों व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। माने पिता के एक्शन के लिए पुत्र को और पुत्र के कामों के लिए पिता को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। वहीं जब बुलडोजर जस्टिस होता है तो घर तोड़ा जाता है, जो कि पूरे परिवार का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरे देश के लिए गाइडलाइंस जारी करने की बात कही है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि कोर्ट किसी भी तरह के इल्लीगल स्ट्रक्चर को संरक्षित नहीं करता। मतलब जैसे पब्लिक रोड्स पर कोई इल्लीगल स्ट्रक्चर है तो उसे डिमोलिश किया जा सकता है। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के टर्म ऑफ द डे देखने का। आज का टर्म ऑफ द डे है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल को गैर सरकारी विधेयक भी कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल संसद के ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। मंत्री द्वारा पेश बिल को गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल इस मामले में अहम है कि ये उन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं जो गवर्नमेंट बिल्स में जगह नहीं बना पाते। अब आइए नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर।
पैरा एथलीट्स में योगेश कुनथिया ने आज सिल्वर मेडल के साथ दिन की शुरुआत की। उन्होंने F56 डिस्कस थ्रो में यह मेडल जीता है। वहीं प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 200 मीटर T35 क्लास की ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को 100 मीटर T35 क्लास में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसी के साथ वे 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट और ओवरऑल दूसरी महिला बनी हैं। उनसे पहले शूटर अवनी लेखारा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दूसरी तरफ शूटिंग में भी एक अच्छी खबर आ रही है, जहां से रुबीना फ्रांसिस ने 100 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा T47 क्लास के हाई जंपर निशात कुमार ने 2.04 मीटर हाई जंप के साथ सिल्वर मेडल जीता। यह उनका पैरालंपिक्स में लगातार दूसरा मेडल है। SGVN और NHPC 2 प्रमुख हाइड्रो पावर कंपनियों को भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नवरत्न का दर्जा मिलने से SGVN और NHPC को तेजी से निर्णय लेने की स्वायत्तता मिलेगी, खासतौर पर पूंजीगत व्यय और निवेश योजनाओं में। नवरत्न दर्जा मिलने का अर्थ है कि इन कंपनियों को सरकार की अनुमति के बिना अपनी कुल संपत्ति का 15% या 1 साल के भीतर अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश करने की स्वतंत्रता मिलेगी, बशर्ते किया गया निवेश 1000 करोड़ रुपए से कम हो। साथ ही ये कंपनियां संयुक्त उद्यम भी बना सकती हैं और विदेश में सहायक कंपनियां स्थापित कर सकती हैं। नासा ने पृथ्वी के एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की पुष्टि की है। इसके लिए एंडोस मिशन से प्राप्त डेटा की मदद ली गई, जिससे 2022 में पृथ्वी की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को नापने के लिए लॉन्च किया गया था। एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये दोनों दिशाओं में काम करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसकी परिकल्पना 60 साल पहले की गई थी, जो कि लगभग 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है। यह क्षेत्र ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक रूप से आवेशित आयनों के बीच परस्पर क्रिया के कारण उभरता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतरिक्ष में भागने का प्रयास करते हैं और आयन पृथ्वी की ओर वापस आने का। एम्बीपोलर क्षेत्र वायुमंडल के घनत्व और संरचना को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह उस ऊंचाई को नियंत्रित करने में मदद करता है जिस पर आयन अंतरिक्ष में जाने का प्रयास करते हैं, जिससे समग्र वायुमंडलीय संरचना प्रभावित होती है। गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। इसे पूरे देश में पोषण संबंधी जागरूकता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए टेक्नोलॉजी और एक पेड़ मां के नाम के विषयों पर केंद्रित होगा। साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान को सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर लॉन्च किया गया था। असम में बर्ड डंग क्रैब स्पाइडर या फ्रीना राचने डेसेपियंस नामक मकड़ी देखी गई। यह पहली बार है कि जब इस तरह की मकड़ी की मौजूदगी भारत में देखी गई है। वैसे इसे मलेशिया और इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा में देखा जाता है। मकड़ी आमतौर पर चौड़ी पत्तियों के ऊपरी हिस्से पर जमीन से 1 से 2 फीट ऊपर मोशनलेस दिखाई देती है। 8 आंखों वाले इस बर्ड डैंग क्रैब स्पाइडर की लंबाई लगभग 13.14 मिलीमीटर नापी गई है। मकड़ी का सफेद रंग और पत्तियों पर सफेद रंग का इसका जाल पक्षी के मलमूत्र जैसा दिखता है, जिसके चलते इसे देखना या पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के केंद्र में कौन सा देश है? ईरान, इराक, फ्रांस या फिर इजराइल? अगला प्रश्न है, बर्ड डंग क्रैब स्पाइडर नाम की मकड़ी भारत में पहली बार देखी गई थी। यह मकड़ी भारत के किस राज्य में पाई गई है? उत्तराखंड, केरल, असम या फिर सिक्किम? आइए एक नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर पूछे गए प्रश्नों पर और जानते हैं उनका सही उत्तर। पहला प्रश्न था, स्वस्थ शहर परियोजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रिशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं? राजीव सीकरी, सुब्रमण्यम जयशंकर, शशि थरूर या फिर राजीव महर्षि? इसका सही जवाब है विकल्प ए, राजीव सीकरी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।